जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये पॉलिटी का लेक्चर है, ये वीडियो है पॉलिटी पे। लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है थर्ड चैप्टर का ये वीडियो है। ठीक है, तो उसमें मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। आई थिंक ये चौथा पार्ट है। तो इसके पहले और भी मैंने 6-7 वीडियो लगभग पॉलिटी के डाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में उसको मैं लिंक दे दूंगा उसकी प्लेलिस्ट की। तो वो देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा आपको एक क्रोनोलॉजी सिस्टम वाइज कैसे क्या हुआ है वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे इसको भी देखेंगे तो ये अभी यहाँ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये अनुसूचियों के बारे में, तो ये एक सेपरेट मतलब अलग ही है, इसका कोई उससे बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए इसमें अनुसूचियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। ये इस जो अनुसूची से बहुत सारे प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। देखिए तो बहुत सारे प्रश्न जो है बने हुए हैं इससे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली अनुसूची राज्यों के नाम और एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं पहली अनुसूची में ये है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 1 एवं 4। ठीक है, वो अनुच्छेद है, इधर अनुच्छेद लिखे हुए हैं, वो भी ध्यान रखिएगा आप, महत्वपूर्ण है वो। दूसरी अनुसूची में क्या है, परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार, और इससे संबंधित प्रावधान। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं ये देख लीजिए आप। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। ठीक है, ये अनुसूची 2 है। मैंने आपको बताया था अनुसूची 2 में क्या है, वो भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए इसमें किसका किसका नाम है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 2 में किन किन भारत के किन किन संवैधानिक पदों का जो है विवरण दिया गया है। तो वो आप ध्यान रखिए। देखिए किस कौन कौन है इसमें, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अब वही विधानसभाओं में भी है, जैसे विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। तो ये इतने लोगों का इसमें नाम है, आप याद रखिएगा। ये इस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं, नाम पूछा गया है ये कि कौन कौन है उसमें, कौन कौन से डेजिग्नेशन है उसमें अनुसूची 2 में। इससे संबंधित मैंने आपको ये बता दिया अनुसूची 2 से जो भी अनुच्छेद संबंधित है। तीसरी अनुसूची, देखिए तीसरी अनुसूची, इनमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से लोगों का प्रारूप दिया हुआ है वो याद रखिएगा। जैसे संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो चुनाव जिसको लड़ना है, संसद के सदस्यों के लिए भी दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य के विधान मंडल के लिए जो निर्वाचन जो चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं उनके लिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो यहाँ पर भी देखिए आप इतने लोगों का नाम दिया हुआ है। बाकी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति या जो राज्यों के राज्यपाल जो हैं, इनका अनुच्छेद में दिया हुआ है, जो प्रतिज्ञान है, प्रारूप है इनका शपथ का, वो अनुच्छेद में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति का जो है वो 60 में 59 या 60 में है, मैं आपको देख के बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में, एक मिनट, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है, 60, और राज्यपाल का है 159 में। ठीक है, तो इन इन दोनों लोगों का छोड़ करके 159 में, इन दोनों लोगों का छोड़ करके जो और अन्य संवैधानिक पद हैं, ये सब जो भी हैं, इनका अनुसूची तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको
देखिएगा, ये प्रश्न वाक्य में दे देगा घुमा करके और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का छोड़ करके बाकी जो ये संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन, ये सब, इन सब का जो है अनुसूची तीसरे अनुसूची में दी हुई है। ठीक है, ये आर्टिकल 60 और 159 ये दोनों याद रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 4 और 80। इसके पहले 3 में मैंने बताया, हाँ 3 वाला भी देख लीजिए। कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं? 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219, ये तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथी अनुसूची बता दिया मैंने। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन याद रखिएगा, ये चौथी अनुसूची है, बहुत बार पूछा गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 4, आर्टिकल 4 एंड 80, अनुच्छेद 4 और 80। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM याद रखिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद याद रखिएगा 244 और 275। पांचवी में 244 है और छठवीं में 244 के साथ 275 भी है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पांचवी में अनुच्छेद 244, छठवीं में 244 के साथ साथ 275 भी है। सातवीं अनुसूची ये इसमें वही जो शक्तियों का विभाजन के उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप संघ सूची पाएंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें दिया गया है कि मूल रूप से 97 संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अभी फिलहाल 100 हैं। ठीक, राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे, 66 थे, मगर अभी जो है 61 है। समवर्ती में 47 थे, अभी 52 हैं। ठीक, और इससे संबंधित सातवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची में ये जो भारत सरकार द्वारा, ये संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो हैं, ये मूल रूप से 14 थीं, उनमें संविधान में संशोधन करके अन्य जो 7 और ये 8 जोड़ी गई हैं, वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। वो मैं संविधान संशोधन का जब एक वीडियो बनाऊंगा वो उसको भी, तो वो उसमें कवर हो जाएगा कि किसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 344, 351, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची 344, 351, सातवीं में 246। आठवीं अनुसूची में भाषा से याद रखिएगा कितनी भाषाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी 22 हैं टोटल। ठीक, ये देखिए दिया गया है इसमें, ये एक मिनट, हाँ ये बता ही देता हूँ आपको। ये देखिए, ये दिया गया है इसमें कौन कौन सी, ये 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कौन कौन सी, ये संथाली, सिंधी, एक मिनट, ये सब हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन से, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ये 92nd जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, यानी 2003 में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? ये कोंकणी, ये मणिपुर, नेपाली, ये 71वां संविधान संशोधन, और BDMS, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 2003 का संविधान संशोधन 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अभी जो RO का जो UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हालांकि वो क्वेश्चन गलत था, वो लोगों ने क्लेम भी किया था, छात्रों ने, तो लेकिन वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संविधान, ये निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है इस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो सारे ही थे, तो वो मे बी वो प्रश्न हटा दिया गया हो, आंसर की तो
रिवाइज्ड आंसर की तो जारी नहीं करता आयोग, तो पता क्या चलेगा, लेकिन यह है कि वो गलत था क्वेश्चन। ठीक है, 9वीं अनुसूची ये आप याद रखिए भूमि सुधार से संबंधित है, ये लैंड रिफॉर्म से है। इसमें जब शुरुआत ये पहला संविधान संशोधन हुआ था तो यही अनुसूची जोड़ी ही गई थी, क्योंकि जब भूमि सुधार शुरुआत जब भूमि सुधार की हुई थी तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार आपको पता है कि मूलाधिकार था। तो उसमें क्या है, जब भी कहीं कुछ काम करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अवसंरचना का विकास करना है, तो उसमें लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो भी एक्ट, लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो भी एक्ट थे, अगर उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उनका कोई रिव्यू नहीं होगा, कोई उस पर दलील नहीं दी जाएगी, कहीं कोई वो किसी भी कोर्ट में वो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये याद रखिएगा, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बना है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है कि पहली जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन संशोधन से और किस ईयर में जोड़ी गई। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची देखिए, दल बदल के आधार पे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो देखते हैं आप, वो 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको प्रश्न पूछा गया है ये कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया। जैसे 9, 10, 11, 12 ये चारों इसमें संशोधन हुए संविधान में, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप। पहला 1951 में 9वीं जोड़ी गई, 10वीं 1985 में जोड़ी गई, इससे 11वीं जो है 1992 में, और 12वीं भी 1992 में। ये जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित 11वीं 12वीं। ठीक, तो वही चीज़ दिया भी गया है यहाँ पे। 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, और इसमें 29 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा आप 11वीं अनुसूची में। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में। 12वीं अनुसूची में देखिए 18 विषय हैं। ठीक, ये 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ नगर पालिका के लिए, उससे जोड़ी गई। इनसे संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए, जैसे 9वीं में 31 खा है, 10वीं में 102 और 191 है अनुच्छेद, 11वीं से 243 छा, और 12वीं से 243 बा। ठीक, तो ये एक मतलब अनुसूचियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है और कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है स्रोत और क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं किस किस संविधान से। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। आप समझिए कि प्रत्येक यूपीपीसीएस के तो मतलब फेवरेट क्वेश्चनों में से ये आता है, ये जो टॉपिक है ये उसका फेवरेट है ये। ठीक, इसमें से वो क्वेश्चन बनाकर पूछता ही है। आप उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर दिखेगा, जो विशेषताओं से, कि किस देश के संविधान से ये विशेषता ली गई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी विशेषता कहाँ से ली गई है। तो देखिए, जो भारत शासन अधिनियम, जैसे कि पहले मैंने शुरुआत में ही जब पॉलिटी का लेक्चर शुरुआत किया था तभी बताया था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उससे बहुत सारे अधिनियम जो है, बहुत सारे प्रावधान, लगभग 2/3 प्रावधान एज इट इज़ ले लिए गए, जैसे कि वैसे, मतलब वो उठाकर सीधे अपने संविधान में सम्मिलित कर लिए गए। तो उनमें प्रमुख प्रमुख चीज़ें क्या है वो देखिए। जैसे एक तो संघीय तंत्र, ठीक, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और प्रशासनिक वितरण, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट प्रणाली देखते हो आप, वो भी ब्रिटेन से ही है। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए, फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? देखिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इस सेक्शन से। ठीक है, तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो मैंने डीपीएसपी आपको पढ़ाया वो, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब आपका आयरलैंड के संविधान से है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय, संघीय व्यवस्था जहां आपको दिख जाए, अगर कनाडा ऑप्शन में है तो कनाडा ही लगा दीजिएगा, संघीय, संघ कनाडा, याद रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो ये कनाडा के संविधान से है। जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्शी न्याय निर्णय पूछते हैं, आर्टिकल कितना है वो? आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 वो प्रावधान जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, याद रखिएगा। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत संविधान, इसमें आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहाँ पे दिया गया है आपातकालीन उपबंध, ठीक, अब उपबंध यहीं से लिए गए हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, लेकिन यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है कि आपातकाल लगेगा तो किस प्रकार उन अधिकारों का स्थगन होगा, उनको कैसे रोका जाएगा, वो प्रक्रिया ली गई है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। सोवियत संघ, रूस, जो पूर्व, उसमें क्या था वो, उसका संविधान से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। प्रस्तावना में जो आपको न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है, दिखता है वो शब्द, वो वहीं से लिए गए हैं। ठीक, उनका आदर्श वहीं से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान, उससे क्या 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 लिया गया? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो भी दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, तो ये बीच में लिस्टिंग दे दिया था, और आगे फिर से ये विशेषताओं का जो क्रम है वो शुरू होता है यहाँ से, कि सहकारी समितियाँ ये क्या है, कहाँ पे दी गई है, कैसे क्या है, उसके बारे में। तो देखिए, जो 97th संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके थ्रू सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया था, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, तो उसमें बताया है कि इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मतलब आप उसको कोई मना नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया ये। ठीक, इसने एक नया राज्य नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा। आप अभी जब मैं पढ़ाऊंगा डीपीएसपी, उसमें देखिएगा आपको ये 43B देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल, वो भी जोड़ा गया। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जो 9B जोड़ा गया, वो इसी के लिए जोड़ा गया है, सहकारी समितियों के लिए ही, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शीर्षक नाम से जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर के और ZT तक हैं। ठीक, ये जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो नया भाग जो बनाया गया ये 9th B के अंतर्गत, अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। ठीक है, तो यहाँ तक, एक मिनट, यह संसद को अंतर्राज्य सरकार सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं
को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो संविधान की विशेषताओं को पढ़ा था हमने, कि अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उसका आकार बड़ा है, लिखित है, उसमें मूलाधिकार है, राज्य के नीति निषेध तत्व है, सहकारी समितियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो सारी हमने विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, अभी क्या है, संविधान की आलोचना भी की है जो विशेषज्ञ लोग हैं, तो उन्होंने आलोचना भी की है। तो वो भी आप जान लीजिए कि वो आलोचना क्या, किसने कहा, किस तरह से आलोचना की है, वो भी एक पार्ट है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे उधार का संविधान, जो आलोचना किस आधार पर की गई है, वो चीज़ें बताई गई। तो देखिए, जैसे कहा गया कि उधार का संविधान, तो क्यों कहा है? आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, वे इसे उधार का संविधान कहते हैं। और उधारी की एक बोरी अथवा एक हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी बोलते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षतापूर्ण एवं अतार्किक है। इनका कहने का मतलब है कि ये बोला तो इन्होंने कि भाई उधार का है, ये है, फलाना है, ढिकड़ा है, लेकिन आप सोचिए कि इसमें सिर्फ जो जितने भी देशों को, मतलब संविधान, जितने भी देशों के संविधान को उनको मतलब देखा गया, उनका स्क्रूटनी किया गया। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही उठा लिया कुछ भी प्रावधान, पहले उसको लिया गया, उठाया गया, उसके बाद उस पर बाकायदा मतलब बहस हुई, चर्चा हुई, ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उस समय के हिसाब से हमारे लिए क्या उपयुक्त रहा। तो लिया तो जरूर, लेकिन उसको बहुत सोच समझ कर लिया, जो अच्छी चीज़ें थी वही लिया। ये एकदम से ये नहीं कहना कि सब चीज़ मतलब उठा लिया, कूड़ा करकट जो भी था वो वैसा नहीं है, बहुत सावधानी पूर्वक ये कार्य किया गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। ठीक है, उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी में दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? उनका कहने का मतलब है, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना है। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए या पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में, ठीक है, तो ये उसी प्रकार के संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। उनका कहने का मतलब है कि पहले जो संविधान 100 साल पहले जो बन गए संविधान, एक रूपरेखा पहले से तैयार हो चुकी है, उसी के आधार पे ही तो बनेगा संविधान। अलग से प्रावधान थोड़ी जोड़े जाएंगे, उसी में आप कुछ काट छाट करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये था, केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। कहने का मतलब जो वहाँ गलतियाँ हुई हैं वो गलती यहाँ पे ना हो, और अगर वहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान है जो कि सही नहीं है तो यहाँ पे क्यों लिया जाएगा। हमारी जो देश की स्थिति परिस्थिति उसी समय के हिसाब से थी, या हमारे यहाँ क्या सही रहेगा, वो चीज़ सोच समझ कर लिया गया वहाँ पे। ठीक है, यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया, बताया इन्होंने। ठीक, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बोला गया इसको। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 2/3 जो प्रावधान थे वो सीधे सीधे हूबहू उठा के रख लिए गए, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो जैसे आलोचक जो भी हैं तो उन्होंने बताया, जैसे ये श्रीनिवासन साहब थे, इनका कहना है कि भारतीय संविधान में भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स, ये ब्रिटिश
संविधानवेत्ता ने कहा कि संविधान भारत सरकार का 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। तो सही है, ये तो बात सही है, उसमें सीधे सीधे ले लिए गए। और ले भी इसलिए क्यों ना लिए जाएं, क्योंकि वो भारत के लिए ही सब बन के आया था वो अधिनियम। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी जो सही लगी, तो ले लिया गया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। पुनः पी.आर. देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। तो उनका कहना ये था। ठीक है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जब आलोचक आलोचना करते हैं तो कोई ना कोई उनको काउंटर भी करता है। तो और काउंटर कौन कर रहा है? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि यही मेन थे जो संविधान बनाने की जो समिति थी, तो ये उसके हेड थे। तो इनका उत्तरदायित्व तो बनता था कि ये जवाब दें, तो लोगों को ये जवाब भी देते थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार, जो पेटेंट राइट, नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। ठीक है। तो इन्होंने उसको गलत नहीं माना है और जवाब दिया है। अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी बताया। तो किसने किसने क्या क्या कहा उसके बारे में देखिए। कुछ आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया, जो संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने क्या टिप्पणी की? उन्होंने टिप्पणी की कि हम बीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। तो ये उनका कहना था। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण, बल्कि पश्चिम के दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू जी ने क्या कहा? जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत इसमें उनमें प्रकट नहीं होती। ठीक है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। तो ये बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने जो इनके विचार थे, उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में उस समय बताया, कहा कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है। और उसका जवाब भी दिया गया। उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत जगहों पर जवाब दिया है उसके बारे में। ठीक। गांधीवाद से दूर संविधान, ऐसा भी कहा है लोगों ने। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों के को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वहीं सदस्य के हनुमंथैया जी, वो उन्होंने क्या कहा था? यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। उनका कहने का मतलब था कि जो महात्मा गांधी जो चाहते थे वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य, इसी कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। उनका वो बोलते हैं कि भाई इनका गांधी जी से इनके जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं, तो वही चीज़ इसमें परिलक्षित हो रहा है। ठीक है। महाकाय आकार, आलोचकों ने ये भी बोला कि बहुत बड़ा संविधान है, ये भीम का संविधान है। ठीक है। आइवर जेनिंग्स, ब्रिटिश संविधान वेत्ता, इनके विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, इनका ये मानना है। और संविधान सामान्य रूप से कहें तो यह बहुत लंबा और जटिल है। ठीक है। इस संदर्भ में एच.वी. कामथ संविधान सभा के जो एक सदस्य थे, इन्होंने क्या बोला? प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद यह इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में
सबसे भीमकाय है। ये आकार के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस बात पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। ठीक है, तो लोग अपने अपने विचार दे रहे थे। वकीलों का स्वर्ग बोला गया है इस संविधान को, मतलब जो प्रावधान हुए हैं। देखिए इसमें क्या कहा है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विवादित, विधिवदितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उसके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। ये वाक्य पूछा गया है, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है। तो याद रखिएगा आप, आइवर जेनिंग्स। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है परीक्षाओं में। इस संदर्भ में एच के माहेश्वरी संविधान सभा, ठीक है, इस संदर्भ में एच के माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था, प्रारूप लोगों को आधुनिक मुकदमेबाज बनाता है। ठीक है, तो अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। ठीक, यह वाद मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। तो ये बात तो सही है। आप क्योंकि उस समय जो सभा बनी थी, आप देखिए जितने भी थे उसमें मोस्ट ऑफ द जो मेंबर थे वहाँ पर, वो सब वकील ही थे। ठीक है, तो और एक से बढ़कर एक थे वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है जो संवैधानिक प्रावधान जो लिए हैं, तो वो उसी हिसाब से लिए हैं। कोई आम सामान्य आदमी तो बना नहीं सकता था। जो कानून के जानकार व्यक्ति हैं वही उसको बनाते हैं, उन्होंने ही बनाया था उसको। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख, इन्होंने क्या कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों के से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तो ये आप यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है और ये चैप्टर 3 था, तीसरा अध्याय था ये एम लक्ष्मीकांत की बुक का। तो आई होप कि मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है और आप इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको देख डालिए पूरा वीडियो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं इस चैनल पर तो, ठीक है। और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। पॉलिटी का ये तीसरा अध्याय था इसमें एम लक्ष्मीकांत बुक का। तो ये समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।